नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लद्दाख और जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर लेह पहुंचे। वे कल द्रास में जवानों से मिलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग के अंतिम चरण के कार्य की शुरुआत की। उन्होंने देश की सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सीमा सड़क संगठन की प्रतिबद्धता की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने महामारी से निपटने में G20 देशों की भूमिका और कमजोर देशों को ऋणों के बोझ से राहत दिलाने के उपायों की सराहना की। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 96 करोड़ 82 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.07% हुई। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद का शीर्ष आतंकवादी मारा गया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने जम्मू कश्मीर में कई छापों में आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया। अमेरिका के अलास्का में कल से शुरू होने वाले 17वें भारत-अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए भारतीय सेना का दल रवाना। देश भर में आज महानवमी धार्मिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने 2010 के बाद पहली बार थॉमस कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। डेनमार्क में ग्रुप सी के एक मैच में ताहिती को 5-0 से हराया। और दुबई में कल आईपीएल के खिताबी मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 2 दिवसीय लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर लेह पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के पहले दिन श्री कोविंद अपनी बेटी स्वाति के साथ सिंधु घाट पर सिंधु दर्शन पूजा करने के लिए लेह पहुंचे और दोपहर बाद उधमपुर पहुंच गए। पारंपरिक संगीत के बीच राष्ट्रपति श्री कोविंद को लद्दाख की स्वागत मिली। सीईसी ताशी गैल्सन ने कटक्स और एलजी आरके माथुर ने मेमेंटो की पेशकश की। स्कूली बच्चों के द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम से प्रभावित होकर राष्ट्रपति ने छात्रों को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया। लद्दाख एलजी आरके माथुर ने राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात की और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख की प्रगति पर बातचीत की। राष्ट्रपति श्री कोविंद दोपहर में उधमपुर लौट गए। श्री कोविंद शुक्रवार को द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक जाएंगे। वह शुक्रवार को विजयदशमी मनाने के लिए शस्त्र पूजा भी करेंगे। बाद में राष्ट्रपति कोविंद युद्ध स्मारक पर सैनिकों से बातचीत करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग के अंतिम चरण के कार्य की शुरुआत की। सुरंग में विस्फोट के साथ ही अंतिम चरण का कार्य शुरू हो गया है। इस अवसर पर श्री सिंह ने देश की सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए सीमा सड़क संगठन की सराहना की। उन्होंने कहा कि संगठन अपने आदर्श वाक्य श्रमण सर्वम साध्यम यानी कड़ी मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है के प्रति वचनबद्ध है। बॉर्डर एरिया के कठिन और संकटग्रस्त इलाकों में जहां आमतौर पर लोग जाने से भी कतराते हैं, वहां पर बीआरओ के जवान सर्दी, गर्मी, बरसात और बर्फबारी को झेलते हुए मिलिट्री और सिविल पर्पज से रोड्स और ब्रिजेस का निर्माण करते हैं। पिछले कुछ सालों में तो बीआरओ ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो पूरी दुनिया के लिए स्टडी का, अध्ययन का एक विषय बन गई है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि सुरंग परिवहन सुविधा में बड़ा बदलाव लाकर नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे से मुलाकात की। उन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। जनरल नरवणे 16 अक्टूबर तक श्रीलंका के दौरे पर हैं। रूस ने अफगानिस्तान से आतंकवाद के खतरों के प्रति आगाह किया है। वर्चुअल माध्यम से रूस के प्रभुत्व वाले राष्ट्रमंडल के स्वतंत्र देशों के खुफिया प्रमुखों की बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये बात कही। अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर श्री पुतिन ने कहा कि अफगानिस्तान में कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गुट अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आतंकी गुट राष्ट्रमंडल के स्वतंत्र देशों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि रूस और इन देशों को अफगानिस्तान की सीमा की स्थिति पर बराबर नजर रखने और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल नगर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का प्रमुख सरगना सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। मृतक आतंकवादी की पहचान शमीम सोफी उर्फ शम सोफी के रूप में की गई है। वो जैश-ए-मोहम्मद का शीर्ष स्थानीय कमांडर था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने जम्मू कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर तलाशी के दौरान आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर तथा नई दिल्ली सहित कई अन्य बड़े शहरों में आतंकी हमले की साजिश के मामले में एनआईए ने 10 अक्टूबर को मामला दर्ज किया था और जांच शुरू की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि महामारी से उबरने के लिए सभी को टीका उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। वाशिंगटन डीसी में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने सहायता के लिए हाथ बढ़ाने, लचीला रुख अपनाने, टीकों का उत्पादन बढ़ाने और संरचनात्मक सुधारों की नीति बनाने के सुझाव दिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक से अलग G20 देशों के वित्त मंत्रियों की यह बैठक हुई। बैठक में वैश्विक आर्थिक रिकवरी, महामारी में कमजोर देशों की मदद, वैश्विक स्वास्थ्य, जलवायु के संबंध में कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय कराधान व्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने महामारी से निपटने में G20 देशों की भूमिका और कमजोर देशों को ऋणों के बोझ से राहत दिलाने के उपायों की सराहना की। उन्होंने जरूरतमंद देशों तक इन लाभों को पहुंचाने के प्रयासों पर ध्यान देने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री केयर्स फंड की धनराशि से स्थापित किए गए 1000 से अधिक ऑक्सीजन पीएसए संयंत्र काम कर रहे हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1224 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी थी। इनमें से 1183 संयंत्र इस समय काम कर रहे हैं। शेष बचे पीएसए संयंत्रों को स्थापित करने का काम इस महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। भारतीय सेना का दल 17वें भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास 2021 में भाग लेने के लिए अमेरिका रवाना हो गया है। दोनों देशों की सेनाओं का संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक अलास्का में एल्डेमडोर्स रिचर्डसन बेस पर आयोजित किया जाएगा। इस दल में पैदल सेना के 350 जवान शामिल हैं। भारत और अमेरिका की सेनाओं के प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए ये सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश कोविड रोधी टीकाकरण में जल्द ही 100 करोड़ के आंकड़े को छू लेगा। अब तक देश भर में 96 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। महामारी से अब तक कुल 3 करोड़ 33 लाख 62,709 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.07% हो गई है। देश में अब तक
58 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण बहुत आवश्यक है। ये टीकाकरण सिर्फ नंबर की गेम नहीं है। टीकाकरण ये हमें इस महामारी की प्रकोप और मार से बचाने के लिए सक्षम हो गया है। 75% हो गए हैं, बाकियों को भी अंदर लाना है इस दायरे में और इस कवच के अंदर। तो ये अचीवमेंट है। डॉक्टर पॉल ने त्योहारों पर कोविड संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए लोगों से घरों पर ही त्योहार मनाने की अपील की है। राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह के प्रमुख डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने बच्चों के टीकाकरण पर कहा कि किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त बच्चों के लिए अगले 4 से 6 हफ्ते में टीकाकरण शुरू हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि 2022 की पहली तिमाही में हम सब बच्चों को टीकाकरण कर सकेंगे, लेकिन उससे पहले जो बच्चे बीमार हैं और जिनमें गंभीर बीमारी होने की संभावना है, हमें लगता है कि इस साल के अगले 4-6 हफ्ते में शुरुआत करी जा सके। कोविड रोधी टीके के लाभार्थी मधु गोपालका ने बताया कि उन्हें कोविड टीका लगवाने के बाद कोई समस्या नहीं हुई। मैं मधु गोपालका बोल रही हूँ। मैं मार्च महीना में 1 तारीख को वैक्सीनेशन लेने गई थी। मैं ऑनलाइन बुक कराई थी। वहाँ बहुत ही अनुशासन से काम चल रहा था। 3 कमरे थे, एक में ऑब्जर्वेशन, एक में वैक्सीनेशन एंड थर्ड में वहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए मैं अपने लोग बैठे हुए थे। कोई तकलीफ नहीं थी। मैं पूरी तरह से स्वस्थ थी। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 98 करोड़ 88 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 8 करोड़ 89 लाख से अधिक टीके अब भी उपलब्ध हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से अब तक देश भर में 40 लाख किलोग्राम से अधिक कचरा एकत्र किया जा चुका है। कचरे को साफ करने के लिए महीने भर चलने वाला देशव्यापी स्वच्छ भारत अभियान इस महीने की 1 तारीख को शुरू किया गया था। यह अभियान नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से देश भर के 744 जिलों के 6 लाख गांवों के युवाओं द्वारा चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कल बुखार और कमजोरी की शिकायत पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एम्स जाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की। एक ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लद्दाख और जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर लेह पहुंचे। वे कल द्रास में जवानों से मिलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग के अंतिम चरण के कार्य की शुरुआत की। उन्होंने देश की सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सीमा सड़क संगठन की प्रतिबद्धता की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने महामारी से निपटने में G20 देशों की भूमिका और कमजोर देशों को ऋणों के बोझ से राहत दिलाने के उपायों की सराहना की। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 97 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.07% हुई। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद का शीर्ष आतंकवादी मारा गया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने जम्मू कश्मीर में कई छापों में आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया। अमेरिका के अलास्का में कल से शुरू होने वाले 17वें भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए भारतीय सेना रवाना। देश भर में आज महानवमी धार्मिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने 2010 के बाद पहली बार थॉमस कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। डेनमार्क में ग्रुप सी के एक अन्य मैच में ताहिती को 5-0 से हराया। दुबई में कल आईपीएल के खिताबी मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ग्रुप सी मैच में ताहिती को 5-0 से हराकर 2010 के बाद पहली बार थॉमस कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। डेनमार्क के आरहुस में हुए मुकाबले में भारत की ये लगातार दूसरी जीत है। टीम ने रविवार को समान अंतर से नीदरलैंड्स को हराया था। भारत फाइनल में कल चीन के साथ खेलेगा।
आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच फाइनल मैच कल दुबई में खेला जाएगा। कल रात शारजाह में दूसरे क्वालीफायर के रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 135 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। प्रसार भारती दूरदर्शन की पुरानी एनालॉग टेरेस्ट्रियल प्रसारण प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से हटाएगा। इससे नई प्रौद्योगिकी और नए विषयों के अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा। अब दर्शक दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम फ्री टू एयर सेवा डीडी फ्री डिश पर 150 से अधिक टीवी चैनल मुफ्त में देख सकेंगे। इनमें दूरदर्शन और कई निजी और शैक्षिक टीवी चैनल शामिल हैं। किसी भी पूछताछ के लिए दर्शक कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच 01125806200 पर संपर्क कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। महानवमी का पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। नवरात्र महोत्सव का 9वां दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देवी दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी अवतार की पूजा अर्चना की जाती है, जो कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। ये दिन मां सिद्धिदात्री को भी समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मां दुर्गा अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महानवमी के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने महानवमी के अवसर पर मां सिद्धिदात्री की पूजा की और सभी के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला वीर गाथा में आज शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम में सुने प्रमुख क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानियां। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज महान स्वतंत्रता सेनानी और गदर आंदोलन के सदस्यों में से एक लाला हरदयाल की जयंती है। उनका जन्म 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली में हुआ था। अत्यधिक अध्ययनशील युवक हरदयाल ने इंडियन सिविल सर्विस में करियर को ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग कनाडा और अमेरिका में निर्वासित जीवन बिता रहे भारतीयों को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने की प्रेरणा देने के लिए किया। वो श्यामजी कृष्ण वर्मा और भीकाजी कामा के सहयोगी थे। लाला हरदयाल ने कैम्ब्रिज मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और दिल्ली में सेंट स्टीफन्स कॉलेज में संस्कृत में स्नातक उपाधि ली। 1905 में उन्हें संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2 छात्रवृत्ति मिली। हालांकि 1907 में प्रकाशित द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र में तर्क देते हुए उन्होंने अराजक विचारों की खोज शुरू की और कहा कि हमारा उद्देश्य सरकार में सुधार नहीं बल्कि सुधारों को परे रखकर आवश्यक हो तो इसके अस्तित्व के नाम मात्र अवशेष ही छोड़ना है। इस पत्र ने उन्हें पुलिस की निगरानी के रडार पर ला दिया। बाद में उसी वर्ष उन्होंने ऑक्सफोर्ड की प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियां छोड़ दी और 1908 में भारत लौट आए। लेकिन
भारत में भी उन्होंने अग्रणी समाचार पत्रों में कड़े लेख लिखने शुरू कर दिए। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने उनके कार्यों को सेंसर करने का फैसला किया। लाला लाजपत राय ने उन्हें भारत छोड़ने और विदेश जाने की सलाह दी। लाला हरदयाल फ्रांस और जर्मनी की यात्रा के दौरान ब्रिटिश विरोधी प्रचार करते रहे और ब्रिटिश विरोधी संघर्ष सफलतापूर्वक चलाने की कुंजी के रूप में पश्चिमी विज्ञान और राजनीतिक दर्शन की सराहना भी करते रहे। 1911 में वे अमेरिका पहुंच गए, जहां वे औद्योगिक संघों से जुड़ गए। 23 दिसंबर 1911 को भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के बसंत कुमार बिस्वास के प्रयास का हरदयाल पर गहरा असर पड़ा। हरदयाल के मार्गदर्शन में 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई। अप्रैल 1914 में अराजक साहित्य के प्रचार प्रसार के कारण अमेरिका सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो वहां से जर्मन शहर बर्लिन भागने में सफल रहे। बर्लिन में उन्होंने बर्लिन कमेटी के गठन में सहयोग किया और अंग्रेजों से लड़ाई के लिए जर्मन इंटेलिजेंस ब्यूरो की सहायता की। भारतीय डाक विभाग ने 1987 में लाला हरदयाल के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। महान स्वाधीनता सेनानी लाला हरदयाल को नमन। आज स्वाधीनता सेनानी और उर्दू शायर सैयद फजलुल हसन की जयंती भी है। उन्हें हसरत मोहानी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1921 में स्वतंत्रता के लिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए। इनकलाब एक ऐलान है देश के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। हसरत मोहानी का जन्म 14 अक्टूबर 1875 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। स्वामी कुमारानंद के साथ मोहानी ने 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में भारत की संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग सबसे पहले की थी। हसरत मोहानी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया और 1903 में कई वर्ष के लिए जेल भेजे गए। वे कई वर्ष तक कांग्रेस के सदस्य रहे। मोहानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से भी जुड़े रहे और 1919 में इसके अध्यक्ष रहे। वे भारत के विभाजन के विरोधी थे। 3 जून 1947 को विभाजन की योजना की घोषणा के बाद मोहानी ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सदस्यता छोड़ दी। जब देश का विभाजन हुआ तो उन्होंने स्वतंत्र भारत में रहने का विकल्प चुना। मोहानी भारत की संविधान सभा के सदस्य बने, लेकिन कोई सरकारी भत्ता नहीं लिया और कभी सरकारी निवास में भी नहीं रहे। इसके बजाय वो मस्जिदों में ठहरते और अन्य सवारियों के साथ बैठकर तांगे से संसद जाते थे। 13 मई 1951 को लखनऊ में मौलाना हसरत मोहानी का निधन हो गया। भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित मौलाना हसरत मोहानी को सलाम। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा।
तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आज के संस्कृति संदेश में राष्ट्र को समर्पित प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा का नया संस्करण प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे रेलवे के कर्मचारियों द्वारा विशेष रूप से गाया गया है। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। देश के महान कलाकारों द्वारा राष्ट्र को समर्पित ये गीत तो आपने अवश्य सुना होगा। गीत निश्चय ही मन में देश के प्रति गौरव का भाव जगाता है, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव में रेल और कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश ने पिछले दिनों इस गीत का नया संस्करण राष्ट्र को समर्पित किया। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में। इस गीत को रेलवे के कर्मचारियों और अधिकारियों ने तैयार किया है। गीत को जारी करते हुए श्रीमती दर्शना जरदोश ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान राष्ट्र को समर्पित ये गीत विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करता है। इस गाने का नया संस्करण न केवल रेल कर्मचारियों को बल्कि पूरे देश को प्रेरित करेगा। गीत का ये नया संस्करण पुराने गीत से प्रेरित है, जिसे पहली बार 1988 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रसारित किया गया था। इसमें मूल गीत के बोल यथावत रखे गए हैं, लेकिन संगीत को एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। श्रीमती दर्शना जरदोश ने बताया कि ये गीत 13 अलग अलग भाषाओं में गाया गया है, ताकि रेलवे के सभी जोन में सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके। नन्न ध्वनि के निन्न ध्वनिया तेरी दंते नम्म ध्वनिया, मैं सुर जो तारो मारो बने आपनो सुर निरालो। रेलवे के कर्मचारियों द्वारा विशेष रूप से गाए गए इस गीत के वीडियो में रेलवे के विभिन्न कर्मचारी, प्रसिद्ध रेलवे खिलाड़ी, टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता, प्रसिद्ध हस्तियां, रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री नजर आ रहे हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राजधानी दिल्ली में मौसम साफ रहेगा। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह और गिलगित में मौसम साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, अगरतला और गुवाहाटी में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लद्दाख और जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर लेह पहुंचे। वे कल द्रास में जवानों से मिलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग के अंतिम चरण के कार्य की शुरुआत की। उन्होंने देश की सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सीमा सड़क संगठन की प्रतिबद्धता की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने महामारी से निपटने में G20 देशों की भूमिका और कमजोर देशों को ऋणों के बोझ से राहत दिलाने के उपायों की सराहना की। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 97 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.07% हुई। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद का शीर्ष आतंकी मारा गया। अमेरिका के अलास्का में कल से शुरू होने वाले 17वें भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए भारतीय सेना का दल रवाना। देश भर में आज महानवमी धार्मिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने 2010 के बाद पहली बार थॉमस कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई और दुबई में कल आईपीएल के खिताबी मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।